नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम वाक्य रचना पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपके सामने हल करेंगे। आपको सभी प्रश्नों के उत्तरों का अंदाज़ा लगाना है और उसके बाद में हम एक एक करके सभी विकल्पों पर ध्यान देते हुए सही उत्तर तक पहुँचेंगे। आइए सबसे पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कवि कुलगुरु कालिदास ने मेघदूत की रचना की। ये एक वाक्य है। इस वाक्य का विधेय अंश कौन सा है? और उसके उत्तर में 4 विकल्प। आपको जानकारी में होना चाहिए कि विधेय जो होता है वो हर 2 अंश होते हैं आपके वाक्य के। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। अगर इस पूरे वाक्य पे ध्यान दें तो देखिएगा कि कवि कुलगुरु कालिदास ने यहाँ तक का जो हिस्सा है वो उद्देश्य है और मेघदूत की रचना की, ये जो आपको दूसरा वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये इसका विधेय है। तो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है और ऑप्शन डी हमारा सामने जो है मेघदूत की रचना की है, यह जो हिस्सा है आपका वो सही उत्तर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन पर इस प्रकार से है। देखिए, निम्नलिखित में से क्रिया का विस्तार किस में है? 4 ऑप्शन हैं, चारों के अंदर चारों वाक्य दिखाई दे रहे हैं आपको साफ साफ, लेकिन आपको पहचानना है क्रिया का विस्तार। तो क्रिया का विस्तार क्या होता है? क्रिया का विस्तार होता है क्रिया विशेषण। तो ये विधेय का हिस्सा है। तो यहाँ से देखते हैं अपन चारों 4 वाक्य जो हैं उसकी क्रिया को देखते हैं। पहला वाक्य जो हमारा है उसकी क्रिया है सजाया था। सजाया था, क्या उसके पहले कोई विशेषण है? नहीं, इसलिए इसमें क्रिया का विस्तार नहीं है। चलिए अगला वाला जो सेंटेंस है उसको देखते हैं, अगले वाले वाक्य को देखते हैं। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखो। यहाँ क्रिया है देखो, लेकिन कैसे देखो? ध्यानपूर्वक। तो ध्यानपूर्वक क्रिया विशेषण हुआ जो वास्तव में देखो का विस्तार है, इसलिए हमारा जो उत्तर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा और इस प्रकार से हमारा यह जो उत्तर है वो सही साबित हो जाएगा। आगे वाले जो ऑप्शंस हैं उसमें होगा उसका कोई विस्तार नहीं है, आगे करेंगे उसका भी कोई विस्तार देखने को नहीं मिलता। तो अक्सर क्रिया का विस्तार क्रिया विशेषण होता है, तो इसलिए हमारा यहाँ ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए यह प्रश्न उपयोगी साबित हो रहे होंगे और इसी तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने इस प्रकार से। वाक्य रचना मूलतः होती है। तो यहाँ पूछ रहे हैं वाक्य किससे बनता है? संज्ञा से? हाँ, संज्ञा से बनता है। क्रिया से? क्रिया भी चाहिए होती है, लेकिन ऑप्शन सी आपको कह रहा है पदों से। तो संज्ञा भी पद है, क्रिया भी पद है, इसलिए पदों कहने से सब कुछ इसमें आ जाता है। और जब हम कहते हैं इनमें से कोई नहीं तो ये गलत हो जाएगा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है पदों से। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न, पदक्रम शब्द का अर्थ है। तो देखिए पदक्रम शब्द का क्या अर्थ है? वाक्य में पदों के रखे जाने का क्रम। यही उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको अगर आपने पढ़ा हो तो आपको जानकारी में होगा कि जब हम वाक्य रचना को पढ़ते हैं तो वाक्य रचना के 6 अनिवार्य तत्व होते हैं, उनमें से पदक्रम एक होता है और वाक्य में कौन सा पद किस स्थान पर आएगा ये पहले से सुनिश्चित होता है। जैसे कर्ता वाक्य के शुरू में आएगा, आमतौर पे क्रिया वाक्य के अंत में आएगी, अन्य जो कारक हैं वो मध्य में आएंगे। इस प्रकार से पदक्रम संबंधी नियम है, अगर आप उन्हें ध्यान से पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि ऑप्शन ए हमारा सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, संबोधन का प्रयोग होता है। अब संबोधन जो है वो वाक्य में किस जगह पे होता है, प्रश्न ये है एक्चुअली। तो हमारा पहला ऑप्शन कहता है कर्ता से पहले, दूसरे विकल्प पे ध्यान दें कर्ता के बाद में, तीसरा वाक्य के अंत में और चौथा विकल्प कहता है वाक्य के मध्य में। तो वैसे तो वाक्य में सबसे पहले कर्ता होता है, लेकिन अगर कर्ता का विस्तार हो
अथवा संबोधन हो अथवा भावबोधक पद हो तो वो कर्ता से पहले प्रयुक्त होता है। इसलिए हमारा यह जो पहला वाला विकल्प है कर्ता से पहले, ये हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है इस प्रकार से, आंसू, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर आदि पदों के साथ क्रिया होगी। ये वास्तव में क्रिया के अन्वय संबंधी प्रश्न है। तो जब ये आंसू, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर आदि पद होंगे तो आपको जानकारी में होगा कि ये जो शब्द हैं, जितने भी पद हैं, ये सारे आंसू, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, ये नित्य बहुवचन में होते हैं, हमेशा बहुवचन में होते हैं। इसलिए इनके साथ में क्रिया जो है वो बहुवचन की होगी। तो इसको देखते हुए हमारा ऑप्शन ए यानी विकल्प 1 गलत है, हमारा दूसरा विकल्प भी गलत है, तीसरा जो विकल्प है बहुवचन में, ये हमारा सही विकल्प होगा। क्योंकि जब हमारा जो कर्ता है यानी ये आंसू, दर्शन आदि, वो अगर बहुवचन है तो क्रिया भी इनके साथ में बहुवचन की ही प्रयुक्त होगी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 7। एक ही वाक्य में तीनों पुरुष आने पर क्रिया का अन्वय होगा। आइए देखते हैं क्या होगा, किस प्रकार से होगा। यह भी अन्वय वाले हिस्से से लिया गया है वाक्य से। तो इसमें जो हमारे पास में 4 विकल्प हैं उन विकल्पों को हम ध्यान से पढ़ते हैं। पहला विकल्प है अन्य पुरुष के अनुसार, दूसरा विकल्प है मध्यम पुरुष के अनुसार, तीसरा विकल्प है उत्तम पुरुष के अनुसार, और चौथा विकल्प उपरोक्त में से किसी भी प्रकार संभव। तो आपको जानकारी में होना चाहिए कि जब भी हम बात कर रहे होते हैं तीनों पुरुष से मतलब यहाँ पे है अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अगर तीनों पुरुष एक साथ एक वाक्य में आएंगे तो क्रिया जो है वो उत्तम पुरुष के हिसाब से रहेगी। ठीक है, तो हमारा यहाँ जो ऑप्शन सी है यानी जो सी वाला विकल्प है वो कहता है उत्तम पुरुष के अनुसार इसकी जो क्रिया है उसका अन्वय होगा। तो हमारा यह उत्तर सही होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 8 इस प्रकार से है। 8 और 9 दोनों प्रश्न आपके सामने एक साथ उपस्थित हो रहे हैं। चलिए प्रश्न पे बढ़ते हैं। यदि वाक्य में आप कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ हो तो क्रिया होगी। आप ये एक वचन में भी प्रयुक्त होता है, आप बहुवचन में भी प्रयुक्त होता है, लेकिन आप शब्द जब भी काम में लेंगे, भले सम्मान के रूप में एक वचन में काम में लें तो भी क्रिया बहुवचन की होती है, और आप बहुवचन हो तो भी क्रिया बहुवचन की होती है। इसलिए हमारा विकल्प ए और विकल्प सी दोनों गलत हैं, विकल्प डी भी गलत है। सही उत्तर हमारा होगा बहुवचन। ध्यान देंगे इधर, सही विकल्प है हमारा है बहुवचन। कहीं आप ये नहीं समझें कि आप तो एक वचन में भी होता है और गलती से दोनों ही ना कर दें। भले एक वचन में हो लेकिन फिर भी आप ये पाएंगे कि जब आप शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो सम्मान में बहुवचन की क्रिया प्रयुक्त होती है। इसलिए हमारा उत्तर एक वचन नहीं होगा, दोनों ही भी नहीं होगा, अनिश्चित भी नहीं होगा, निश्चित रूप से बहुवचन ही हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपको कहता है वाक्य के प्रमुख अंग हैं। तो वाक्य के प्रमुख अंग कौन से हैं? तो वाक्य के अंग उद्देश्य और विधेय होते हैं। ये हमारा सही उत्तर है। पद और पदबंध भी उसका हिस्सा होते हैं, ये घटक होते हैं। कर्ता और कर्म घटक है, विशेषण, अव्यय ये सब घटक हैं। लेकिन मुख्यतः अंग कौन से हैं? तो उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य में क्या शामिल होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह कर्ता और उसका विस्तार उद्देश्य होता है, और कर्ता या उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो विधेय होता है। तो इसको देखते हुए हमारा जो उत्तर है, उत्तर विकल्प सी, ये सही होगा और इसको ही हम सही करेंगे। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने हमारी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 11 दोनों आपको एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं। तो पहले अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की।
वाक्य में पूरक विशेषण का प्रयोग होता है। प्रश्न है पूरक विशेषण। आपकी जानकारी में होना चाहिए कि विशेष्य के पहले भी विशेषण का प्रयोग हो सकता है और विशेष्य के बाद में भी विशेषण का प्रयोग हो सकता है। तो इसलिए हमारा जो प्रश्न पूछ रहा है, ध्यान से समझिए इसको। पूरक विशेषण क्या कह रहा है? पूरक विशेषण कहाँ आएगा? तो पूरक विशेषण क्या होता है? जैसे अगर हम कहते हैं सुंदर लड़का, तो यहां सुंदर के लड़के के पहले आया हुआ सुंदर शब्द जो है वो उद्देश्य विशेषण कहलाता है। ठीक है। और अगर लड़का सुंदर है ऐसा हम कहें, लड़का सुंदर है, तो वहां जो सुंदर आया वो लड़का के बाद में आया। तो ये आपने देखा कि विशेष्य के बाद में आता है। कौन सा? पूरक विशेषण वाक्य में कहाँ आता है? विशेष्य के बाद में। ये पदक्रम का नियम है। तो इसके हिसाब से हमारा जो उत्तर होगा वो होगा विशेष्य के बाद। तो ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 11। मुझे गर्म भैंस का दूध ला दो। इस वाक्य को ध्यान से देखिए। हालांकि इस वाक्य को सुनकर के आपको हंसी आनी चाहिए। वाक्य में पदक्रम की दृष्टि से गलत पद है। तो कहाँ गलती है आप समझ सकते हैं। मुझे भैंस का गर्म दूध ला दो ऐसा होना चाहिए। तो मुझे तो बिल्कुल सही जगह पर है, क्योंकि ये करता है और फर्स्ट वाक्य के आरंभ में ही आता है। ला दो क्रिया है, वाक्य के अंत में आती है। ये अपनी पदक्रम के हिसाब से दोनों सही जगह पर हैं। कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक गलती है और वो है गरम। ये गरम शब्द जो लिया गया है, ये गरम विशेषण भैंस के आगे नहीं होना चाहिए। भैंस के आगे इसको लगा दिया, यही गलती की है। इस गरम विशेषण को कहाँ होना चाहिए? इसे होना चाहिए इस तरह से, मुझे भैंस का गरम दूध ला दो। तो दूध गरम होता है, भैंस नहीं। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा। गलती कहाँ है? तो हमें क्या ढूंढना है? गलत पद ढूंढना है। पदक्रम की दृष्टि से जो गलत पद है उसको ढूंढना है, और वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, जो कि गरम है। ये शब्द गलत जगह पे आया है, इसको देखते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले वाले प्रश्न की ओर। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर अगला है प्रश्न नंबर 12, जो इस प्रकार से है। प्रश्न नंबर 12 भी और प्रश्न नंबर 13 भी दोनों एक साथ में हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 की तरफ पहले दृष्टि डालिए। आग्रह हेतु न का प्रयोग वाक्य में होता है। देखिए, न का प्रयोग दो चीज़ों में होता है। एक तो नकार में या नहीं करने के लिए नकारात्मक अर्थ में न का प्रयोग होता है, और न का ही प्रयोग आग्रह हेतु भी वाक्य में होता है। पर यह पूछ रहा है कि कहाँ होता है। तो हमेशा ध्यान देंगे कि क्रिया के पहले अगर हम न लगा दें तो ये वाक्य को नकारात्मक बना देता है, और क्रिया के बाद में अगर न लगाया जाए तो ये वाक्य को आग्रहात्मक बना देता है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैं विवाह में न आऊँगा, तो आऊँगा से पहले मैंने न लगाया, है ना, क्रिया से पहले मैंने न लगा दिया, तो ये नकारा में हो गया, नकार अर्थ में हो गया। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं विवाह में आऊँगा ना, मतलब मेरा आग्रह है कि मैं आऊँगा या आप अंदर आइए ना, तो ये जो न कहा जाता है ये अक्सर क्रिया के पश्चात कहा जाता है, बाद में कहा जाता है। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से, क्रिया के पश्चात। ये हमारा सही उत्तर होगा और इसी को हमको सही करना है। ऐसा नहीं कि हम सुविधा अनुसार कहीं भी लगा दें, कहीं नहीं लगाएं, क्रिया के पहले, ये सब हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए हमको ये सही उत्तर बी करना होगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ, और ये अन्वय से जुड़ा हुआ प्रश्न है। प्रश्न है, बंदरों ने कुर्सी को तोड़ा। आपके सामने एक वाक्य दिया है, वाक्य में क्रिया का अन्वय हुआ है। क्रिया का अन्वय, क्रिया का मेल किसके साथ में हो रहा है, ज़रा ध्यान से देखें। बंदरों बहुवचन है, तो तोड़ा क्रिया बहुवचन है क्या? नहीं, इसलिए कर्ता के अनुसार नहीं हुआ है, इसलिए विकल्प ए गलत है।
कर्म के अनुसार देखें तो कुर्सी अगर हमने लिखा है तो कुर्सी स्त्रीलिंग है, अगर कुर्सी के हिसाब से अन्वय हुआ होता तो तोड़ ही आना चाहिए था। तो न तो यहाँ पर क्रिया का अन्वय कर्ता के अनुसार हुआ है, न ही क्रिया का अन्वय कुर्सी कर्म के अनुसार हुआ है। तो हमारा विकल्प ए भी गलत है, विकल्प बी भी गलत है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, जो कि है निरपेक्ष। तो इस बात को ध्यान देंगे, हमारा सही उत्तर ये होगा। और क्यों होगा ये मैंने आपको यहाँ स्पष्ट कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला है प्रश्न नंबर 14 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से। प्रश्न है, करण, संप्रदान, अधिकरण आदि कारक स्थित होते हैं। ये पदक्रम से संबंधित है, पदक्रम के जो नियम है उससे सीधा संबंधित प्रश्न है। तो करण, संप्रदान, अधिकरण और ये जो कारक हैं ये कहाँ स्थित होते हैं वाक्य के अंदर? वाक्य के आरंभ में नहीं, वाक्य के आरंभ में ये नहीं होते, क्योंकि वाक्य के आरंभ में कर्ता होता है। चलिए ऑप्शन बी पर ध्यान दें, क्रिया के बाद कुछ भी नहीं होता, क्रिया वैसे ही वाक्य के अंत में आती है। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत हो गए। अब देखते हैं कर्ता से पहले, तो कर्ता से पहले सिर्फ संबोधन होता है या भावबोधक होता है? तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो गया। आइए देखते हैं ऑप्शन डी क्या कहता है, कर्ता और कर्म के बीच। जी हाँ, कर्ता और कर्म के बीच करण, संप्रदान और अधिकरण कारक होते हैं, इसलिए हमारा यह जो विकल्प है अंतिम वाला वो सही है। इस पे ध्यान देंगे, सीधा ये नियम से जुड़ा हुआ है, इसलिए नियमों को हमको ध्यान से पढ़ना होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला है प्रश्न नंबर 15। ये प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें। ये बहुत ज़रूरी है मित्रों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि प्रश्न को जब तक हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक उसमें गलती की पूरी गुंजाइश रहती है। देखिए, सुनो कोई आ रहा है, आपके सामने ये वाक्य है। वाक्य में क्रिया पुल्लिंग में प्रयुक्त हुई है। हाँ बिल्कुल, पुल्लिंग में प्रयुक्त हुई है। आ रहा है, अगर स्त्रीलिंग होता तो आ रही है होता, ठीक है। क्योंकि तो अब ये सीधा फिर नियम से जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्यों? क्योंकि कर्ता पुल्लिंग है, कर्ता पुल्लिंग है। क्या आपको इसको पढ़ करके लग रहा है कर्ता पुल्लिंग है? क्रिया से तो यह ज्ञात होता है कि कर्ता को हमने पुल्लिंग में क्रिया को पुल्लिंग में इस्तेमाल किया है, लेकिन कोई तो पुल्लिंग भी हो सकता है और कोई स्त्रीलिंग भी हो सकता है। तो कर्ता पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पे क्रिया पुल्लिंग में इस्तेमाल नहीं हुई है। कर्ता नपुंसकलिंग है, इसलिए भी नहीं। कर्ता का लिंग अज्ञात है और अंतिम है कर्ता स्त्रीलिंग है। अगर कर्ता स्त्रीलिंग है ऐसा पता होता तो ये क्रिया स्त्रीलिंग में होनी चाहिए थी। कर्ता पुल्लिंग है ऐसा पता होता तो इसका पुल्लिंग में होना ठीक है। ये इस नियम से जुड़ा हुआ है कि जब अपने को कर्ता का लिंग ज्ञात ना हो, क्योंकि कोई हमें ज्ञात नहीं है कि वह कोई पुरुष है या स्त्री है, ठीक है, बालक है या बालिका है, ये पता नहीं है, इसलिए कर्ता का लिंग अज्ञात है। इसी कारण से हम यहाँ पे जो क्रिया है उसको पुल्लिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नियम है कि जब भी कर्ता का लिंग अज्ञात हो तब हम क्रिया कौन सी इस्तेमाल करेंगे, तो पुल्लिंग में इस्तेमाल करेंगे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, ध्यान से देखिएगा, यह भी अन्वय से जुड़ा हुआ है। यह स्कूल से भाग आया है। वाक्य में क्रिया पुल्लिंग प्रयुक्त हुई है, क्योंकि क्षमा कीजिएगा यहाँ प्रयुक्त लिख दिया है, यह प्रयुक्त है, सुधार कर लीजिएगा। क्यों प्रयुक्त हुई है पुल्लिंग में? तो आपको बताना होगा, यह पुल्लिंग है, यह स्त्रीलिंग है, यह नपुंसकलिंग है अथवा यह अज्ञातलिंग है। तो सीधी सी बात है, जब यहाँ क्रिया भाग आया है इस्तेमाल की गई है, तो जो ये यह हमने लगाया है यहाँ पर, यह एक सर्वनाम है। यह हम पुल्लिंग के लिए भी लगाते हैं, यह स्त्रीलिंग के लिए भी लगाते हैं, यह किसी वस्तु के लिए भी लगाते हैं, किंतु भाग आया क्रिया अगर है तो उससे पता चलता है कि यह कोई न कोई पुल्लिंग है, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यह पुल्लिंग है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 17। ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्नों को पूछने का क्रम लगभग यही रहता है, चाहे रीट की परीक्षा हो, चाहे अन्य कोई इस तरह की प्रतियोगी परीक्षा हो।
प्रश्न नंबर 17, या से जुड़े विभक्ति रहित कर्ता पदों की क्रिया होती है। ध्यान दीजिएगा, जब दो कर्ता पद या से जुड़े हुए हों और वो भी कैसे हों, विभक्ति रहित हों, तब क्रिया कैसे काम करती है। प्रथम कर्ता के अनुसार नहीं, अंतिम कर्ता के अनुसार नहीं, दोनों के अनुसार नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा। ध्यान दीजिए, जैसे आप एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग को जोड़ लेते हैं, ठीक है। जैसे रमेश या राधा विवाह में जाएगी, अगर राधा पीछे है तो जाएगी राधा के हिसाब से। राधा या रमेश विवाह में जाएगा, रमेश पीछे है तो जाएगा, हो गया। तो यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन बी, ये सही है, क्योंकि जब भी या से दो विभक्ति रहित कर्ता जुड़े होंगे तो क्रिया जो बाद वाला कर्ता है, अगर वो पुल्लिंग बाद वाला है तो पुल्लिंग हो जाएगी, बाद वाला अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा ये उत्तर ये होगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18। कुल 20 प्रश्न है। अब हम समाप्ति की ओर हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्ता क्रिया अन्वय का नहीं है। ध्यान दीजिए, पूछ क्या रहे हैं, कर्ता क्रिया अन्वय का उदाहरण नहीं है। तो कर्ता क्रिया अन्वय का मतलब यह है कि जब जैसा कर्ता है हमारा, है ना, उसके हिसाब से क्रिया है कि नहीं। तो राकेश पढ़ता है, राकेश पुल्लिंग है, पढ़ता है पुल्लिंग है। राकेश एक वचन है, पढ़ता है एक वचन है। तो यहाँ कर्ता क्रिया अन्वय हो रहा है। चलिए, मोनिका उपन्यास लिखती है, मोनिका स्त्रीलिंग है, लिखती है स्त्रीलिंग है, इसलिए पहला भी आप देखें तो कर्ता क्रिया अन्वय का उदाहरण है। दूसरा भी देखें तो भी कर्ता क्रिया अन्वय का उदाहरण है। तीसरा देखते हैं, बच्चे खेलते हैं, बच्चे बहुवचन है, खेलते हैं क्रिया बहुवचन है। यहाँ भी बच्चे कर्ता के हिसाब से क्रिया चल रही है। तो ऊपर के जो तीनों वाक्य हैं वो आपके कर्ता क्रिया अन्वय का उदाहरण है। किंतु अगर हम इस अंतिम वाले को देखें, राधा ने चित्र बनाया, यहाँ पे पहले तो राधा विभक्ति सहित हो गया कर्ता, जबकि ऊपर वाले कर्ता कोई भी विभक्ति सहित नहीं थे। और नियम यह है कि जब कर्ता विभक्ति ने विभक्ति से सहित हो तब जो क्रिया है ये बनाया। अब राधा स्त्रीलिंग है, क्या बनाया क्रिया स्त्रीलिंग है? नहीं है, बनाया क्रिया स्त्रीलिंग नहीं है। ये चित्र के अनुसार इसका अन्वय हुआ है। चित्र पुल्लिंग है इसलिए बनाया पुल्लिंग हो गया। तो ये जो डी ऑप्शन है हमारा, इसमें कर्ता क्रिया अन्वय नहीं दिखता है, इसमें कर्म और क्रिया का अन्वय हुआ है। इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? उत्तर डी होगा ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 19वां प्रश्न। ध्यान दीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। क्रिया का अन्वय कर्ता के सापेक्ष होता है। क्रिया कर्ता के हिसाब से चलती है। कब? कर्ता विभक्ति रहित होने पर, कर्ता विभक्ति सहित होने पर, दोनों स्थितियों में कभी नहीं। नहीं, ये सी और डी दोनों गलत है, क्योंकि जब कर्ता हमारा विभक्ति रहित होता है तभी क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। अभी हमने ऊपर का जो प्रश्न था उसमें ऐसे उदाहरण 3 देखे थे, ठीक है। तो उससे स्पष्ट होता है, नियम ऐसा है कि जब भी कर्ता विभक्ति रहित होगा तो क्रिया कर्ता के लिंग वचन के हिसाब से चलती है। तो हमारा ये उत्तर सही है, ऑप्शन ए। चलिए अब बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर, जो है आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से। देखिए, क्रिया का अन्वय कर्म के सापेक्ष होता है। ये भी सीधा नियम है। यदि कर्ता विभक्ति रहित हो, नहीं ऐसा ऊपर था, अगर कर्ता विभक्ति रहित होता तो क्रिया कर्ता के हिसाब से चलती है, लेकिन कर्म के हिसाब से कब होगा? कर्ता जब विभक्ति सहित हो तो क्रिया का अन्वय कर्म के अनुसार होगा, कर्म के सापेक्ष होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है ना। विकल्प बी को हम सही करेंगे। इस प्रकार से आपका यह जो चैप्टर है वो यहाँ समाप्त होता है। ये 20 नंबर आप इसके मान के चलिए, हर एक को एक एक नंबर दीजिए। आप देखें कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना
बिल्कुल ना भूलें और आगे आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ में बनाता रहूँगा। धन्यवाद।